हेलो गाइज, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जहां छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक सिमिलरिटीज फार आउटवे द रेशियल डिफरेंसेस अमंग देम, ये अगला क्वेश्चन है, इसको समझिए। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है? जेनेटिक सिमिलरिटीज मतलब बॉडी के अंदर जो जेनेटिक फीचर्स हैं दे फार आउटवे द रेशियल डिफरेंसेस अमंग देम, मतलब जो अंदर का जेनेटिक्स है उसकी सिमिलरिटीज अमंग द डिफरेंट ह्यूमंस या फिर डिफरेंट रेसेस, दे फार आउटवे द मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स अमंग ऑल ऑफ द रेसेस। ठीक है, मैं तीन आदमी खड़ा करता हूं, एक कॉकोसॉइड खड़ा करता हूं, एक मोंगोलॉइड खड़ा करता हूं, एक नेग्रोइड खड़ा करता हूं। उन सबके फीचर्स अभी तक आपको रट जाने चाहिए। अब इनके बीच में आपको बाहर से डिफरेंसेस दिखने वाले हैं। ठीक है, आपको तीनों अलग अलग प्राणी दिखेंगे, अलग अलग तरीके के प्राणी दिखेंगे, क्योंकि इनकी मॉर्फोलॉजी डिफर कर रही है। एक काला है, एक गोरा है, एक येलोइश है। ठीक है, एक के बाल वेवी हैं, एक के बाल स्ट्रेट हैं, एक के वूली फ्रिजली हेयर्स हैं, एक के तो भाई आंखें वो हैं एपिकेंथिक फोल्ड है, एक के लिप्स जो हैं प्रोट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप जो हैं डिफर कर रहे हैं, क्या लोगों को क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं उन तीनों आदमियों के अंदर झांकूंगा, उनकी जेनेटिक सिमिलरिटीज को देखने की कोशिश करूंगा, तो मुझे यह पता लगेगा कि अंदर सब कुछ सेम है। ठीक है, सब कुछ इंसान ही है, हर एक तरीके का इंसान ही है ये। अब ये बिल्कुल गलत है कि हम उनकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे उनको डिवाइड करें। ठीक है, जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, जो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है मोर स्पेसिफिक, वो एक्सर्ट करती है प्रेशर कि हम जो हैं, जो जेनेटिक सिमिलरिटीज हैं उसको ज्यादा तवज्जुह दें इन कंपैरिजन टू फिजिकल अपीयरेंसेस ऑफ एनी ऑफ द पीपल। ठीक है, क्योंकि ये जो फिजिकल फीचर्स हैं दे आर द सर्वाइवल फीचर्स। अगर वो डेवलप नहीं होते तो ये आज यहां नहीं खड़े होते। बात समझ में आ रही है? क्योंकि फिट पॉपुलेशन का पार्ट बनने के लिए उनकी लाइन ऑफ ह्यूमन एंसेस्ट्री में कुछ ऐसे फीचर्स डेवलप हुए हैं समय के साथ। ये समय काफी लंबा गया है। ठीक है, ये तो आपको मानेंगे ना, ये काफी ज्यादा लंबे समय में ये फीचर्स डेवलप हुए हैं, जिसकी वजह से आज वो यहां खड़े हैं। ठीक है, क्योंकि फिट पॉपुलेशन का पार्ट बनने के लिए कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की आवश्यकता रही। ठीक है, और वो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आज तक चले आ रहे हैं, भले ही उसकी नीड हो या ना नीड हो आज के एनवायरमेंट में। बात समझ में आ रही है? तो यही चीज है। चलिए अब क्वेश्चन में आंसर पढ़ता हूं। रेस इज अ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। रेस इज अ सब डिविजन ऑफ द स्पीशीज होमो सैपियंस, सो शेयरिंग होमो सैपियंस फीचर्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस। अब ये सब स्पीशीज हैं। ठीक है, तो होमो सैपियंस की तो सब स्पीशीज हैं, तो इन तीनों के पास किसके फीचर्स होंगे? होमो सैपियंस के तो फीचर्स होंगे। तो होमो सैपियंस के फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला इरेक्ट पोस्चर। क्या तीनों इरेक्ट हैं? हाँ, तीनों इरेक्ट हैं। क्या दांत लगभग सेम है? दांत का स्ट्रक्चर, दांत का साइज, दांत का जो कॉन्फ़िगरेशन है और दांत का नंबर जो है वो हर एक में सेम है, तो डेंटिशन भी सेम है। फेस और ब्रेन की कैपेसिटी हो गया, फेस का जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई है समय के साथ ह्यूमंस में, वो भी लगभग सेम है। ठीक है, फीचर्स एसोसिएटेड विद इरेक्ट पोस्चर इज कॉमन इन ऑल द रेसेस। अब जो इरेक्ट पोस्चर वाले फीचर्स कौन कौन से थे मैं बताओ जरा। फोरेमन मैग्नम एट द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द स्कल, तीनों में यही है। स्पाइनल कॉर्ड तीनों की एस शेप्ड है, कर्व्ड है। लंबर कर्व, तीनों में लंबर कर्व भी प्रेजेंट है। अनअपोजेबल टो प्रेजेंट है। हैंड्स जो है लॉन्गर देन लेग है। वेल डिफरेंशिएटेड इलियम है। ठीक है, ईशियम, और एंगल बिटवीन इलियम एंड ईशियम बहुत छोटा है। लीनियर एस्पेरा प्रेजेंट है। ये सारे मैं फीचर्स आपको बता चुका हूं। ठीक है, डेंटिशन जो है, अब उसके दांतों के स्ट्रक्चर को देखिए, पैराबोलिक है, वी शेप्ड है। डायस्टेमा एब्सेंट है। आईसीपीएम का रेशियो 2:1:2:3 है। बाइकस्पिड मोलर है, प्रीमोलर है। ठीक है, इतना कोई दिक्कत? तो और आईसीएम सारे स्मॉल हैं। इंसीजर, कैनाइन, मोलर सबका साइज छोटा ही है, ऐसा नहीं किसी का बड़ा है किसी में रेशियल पैटर्न्स में। ठीक है, फेस और ब्रेन का देखो, फेस अपॉन ब्रेन का रेशियो स्मॉल है। फोरहेड जो है वर्टिकल है। मीडियन फरो है, मीडियन फरो प्रेजेंट है। जॉ जो है स्मॉल है। चिन जो है प्रेजेंट है। सुपर ऑर्बिटल रिजेस अनकंटिन्यूअस एंड अनडेवलप्ड हैं। ठीक है, ब्रिज ऑफ द नोज प्रेजेंट है, ये ब्रिज ऑफ द नोज प्रेजेंट है। ठीक है, ये हर एक में पाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये सब कुछ सेम ही तो है, होमो सेपियंस के फीचर सारे सेम हैं, तो यही तो है जेनेटिक सिमिलरिटीज फार आउटवे। ये एक्सप्रेशंस जो हैं जेनेटिक सिमिलरिटीज के ही तो हैं, दे फार आउटवे द रेशियल डिफरेंसेस अमंग मेन। कुछ फीचर्स अलग हैं, मैक्सिमम फीचर्स सेम हैं, तो हम क्यों उनको रेस के बेसिस पे क्लास डिस्क्रिमिनेट करें? क्यों हम रेसिज्म के नोशंस को लेके आए? क्यों उसको तवज्जो दें? ब्लड ग्रुप भी आप देखिए। ठीक है, तीनों आदमी के ब्लड ग्रुप काट लीजिए, हो सकता है तीनों में ए हो। ठीक है, 4 ही तरह के ब्लड ग्रुप हैं इतने सारे लोगों में, 725 करोड़, कितने हैं? 7.25 बिलियन पीपल्स। ठीक है, 725 करोड़ हो गया, तो इसमें केवल 4 ही तरह के ब्लड ग्रुप हैं, ए बी ए बी ओ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो काला आदमी को काटूंगा तो काला खून निकलेगा, और जो गोरे आदमी को काटूंगा तो फिर उसका क्या करें, एकदम लाल खून निकलेगा।
ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जब ब्लड ग्रुप भी 4 ही हैं, ये सारे फीचर्स भी सेम ही हैं, केवल कुछ मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे हम कैसे बोल सकते हैं कि दे आर अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग, इसीलिए बोलते हैं जेनेटिक सिमिलरिटीज फार आउटवे द रेशियल डिफरेंसेस अमंग मैन। और तो और क्रोमोसोम का नंबर ही 46 है तीनों में, 46। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी 99.9% ये बोलता है कि 99.99% ऑफ द जीन्स दे आर सिमिलर, ठीक है। However, races have some differences pertaining to or regarding to morphological features such as skin color, nose form, etc. These differences are desirable because mankind lives in different environment, जो मैं बता चुका था, and their distinct features help them to adapt in different environment. यहां तो कोई दिक्कत, ठीक है। The people of Negroid race living in the hot climate of Africa, अब Negroid के फीचर्स बताओ, ठीक है। एनवायरमेंट आपको पता है कि हॉट क्लाइमेट है अफ्रीका का, नेग्रोइड के फीचर्स बताओ सारे, बताओ। ब्रॉड हेड है, वाइड नोज है, नोज वाइड है, चौड़े नुथल्ले हैं, ठीक है। डार्क स्किन, काला आदमी है, छोटा आदमी है, वूली फ्रिजली हेयर्स हैं, ठीक है, और थिक और प्रोट्रूसिव लिप्स हैं, ठीक है। अब क्या है, द पीपल ऑफ द नेग्रोइड रेस लिविंग इन द हॉट क्लाइमेट ऑफ अफ्रीका, ये हॉट क्लाइमेट ऑफ अफ्रीका एनवायरमेंट है, हैव वाइड नोज एंड डार्क स्किन दैट हेल्प देम टू अडेप्ट इन द हॉट एनवायरमेंट। अब कैसे, when hot air passes through the wide passage of the nose, ठीक है, it becomes a bit cool and does not harms the lungs। जब थल्ले चौड़े होंगे ना तो अंदर की तरफ जाते समय वॉल्यूम ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वॉल्यूम ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो टेम्परेचर गिरेगा, तो ग्रेडियंट जो है टेम्परेचर का अंदर वो है ज्यादा होगा, जिसकी वजह से जो गर्म हवा है वो फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाएगी। अगर नहीं पहुंच पाएगी तो फेफड़ों को हार्म नहीं होगा। तो गर्म हवा को ठंडा कराने के लिए नुथल्लों का चौड़ा होना बहुत जरूरी था, और ये समय के साथ चौड़े हो गए। इतना समझ में आ रहा है? तो यही है नीड, एनवायरमेंट का प्रेशर किस तरीके से बॉडी की मॉर्फोलॉजी को बदलता है, ताकि वो पॉपुलेशन फिट पॉपुलेशन का पार्ट बने और उसका जीन आगे तक चलता जाए। क्योंकि वो आज खड़ा है इसीलिए कहा जा सकता है कि वो फिट पॉपुलेशन का पार्ट रहा है। इतना क्लियर हुआ? चलिए, the dark color due to the high amount of pigment melanin that prevent scorching sun rays। अब हॉट क्लाइमेट है ना, तो डार्क कलर क्यों आया, ठीक है, क्योंकि डार्कनेस इसलिए आई कि अगर डार्क नहीं होता तो अगर सन रेस जो है एकदम से तेजी से पड़ रही हैं तो बॉडी के अंदर स्कॉचिंग सन रेस अंदर एंटर करती और बॉडी के ऑर्गन्स को हार्म करती या फिर स्ट्रॉन्ग सन बर्न करती, ठीक है। तो इस स्कॉचिंग सन रेस को रोकने के लिए बॉडी ने एक पिगमेंट डेवलप करवाया मिलेन ने, और इसकी क्वांटिटी बढ़ती चली गई, ठीक है, और उनके अंदर कालापन आ गया। बात समझ में आ रही है? द डार्क कलर ड्यू टू द हाई अमाउंट ऑफ पिगमेंट। अब मिलेनिन करता क्या, मिलेनिन जो है इस स्कॉचिंग सन रेस को बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करने से रोक लेता है, ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी जो है जो सन रेस का हार्मफुल इफेक्ट है वो बॉडी को ज्यादा हार्म नहीं कर पाते हैं। अब सुनो, द डार्क कलर ड्यू टू द हाई अमाउंट ऑफ पिगमेंट मेलेनिन दैट प्रिवेंट स्कॉचिंग सन रेस, हॉट सन रेस penetrating deep inside the body, and thus the dark color protects the body from sunburn. On the other hand, the Caucasoid people living in the cold climate of Europe have narrow nose and fair skin। अब Caucasoid की बात कर रहा हूं, Caucasoid की बात कर रहा हूं। उनमें क्या है, उनमें नोज नैरो होती है और स्किन फेयर होती है। क्यों? क्योंकि वो तो खुद कोल्ड एनवायरमेंट में रह रहे हैं, ठीक है। अगर नोज जो है नैरो ब्रॉड होती कॉकोसॉइड की तो जो ठंडी हवा वो ले रहे थे अंदर पहुंचते पहुंचते और ठंडी हो जाती, तो फेफड़े जो है और ठंडी हवा से खराब हो जाते, ठीक है। तो उनकी जो नाक है वो नैरो है, नैरो होने की वजह से क्या हुआ, नुथल्ले छोटे हो गए, तो जब हवा जाएगी अंदर ठंडी, ऑलरेडी ठंडी हवा थी वहां पे, अभी भी है, कॉकोसॉइड भी बता रहा हूं मैं, ऑलरेडी ठंडी हवा जब अंदर जाएगी तो ग्रेडियंट छोटा हो जाएगा, क्योंकि नॉस्ट्रल के नुथल्ले छोटे हैं, तो जो टेम्परेचर है हवा का अब वो ज्यादा डिक्रीज नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से जो लंग्स हैं वो ज्यादा ठंडी हवा से ना मरे, या फिर ना मरे मतलब ना नुकसान पहुंचे, ठीक है, इसीलिए उनकी नैरो नोज है, ठीक है, उनके नुथल्ले जो हैं वो चौड़े नहीं हैं, तो इसीलिए कॉकोसॉइड के पास नैरो नोज है, ठीक है। अब इस बेसिस पे आप ये नहीं बोलेंगे कि हमारी नाक सुंदर है तुम्हारी नाक अगली है, ये आपके देखने का नजरिया है, जो साइन ऑफ ब्यूटी की मैं बात कर रहा था। इतनी कोई दिक्कत आई, ठीक है। अब फेयर स्किन क्यों है, क्योंकि वहां पे जो सन रेज आती हैं दे प्रोवाइड द पर्पस टू सर्वाइव, ठीक है। कैसे? अब वहां पे अगर बॉडी को गर्मी नहीं मिले तो इंसान मर जाएगा ना ठंड में, तो इसीलिए मिलेनिन कंटेंट इतना आया ही नहीं स्किन में, नहीं बॉडी ने डेवलप किया, एनवायरमेंट का प्रेशर रहा ही नहीं कि मिलेनिन बनाओ, तो इसीलिए वो लोग ज्यादा गोरे हैं, ठीक है, क्योंकि बॉडी में मिलेनिन प्रोडक्शन उतना होना ही नहीं है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि एनवायरमेंट का प्रेशर ही नहीं है इस डायरेक्शन में। एनवायरमेंट का प्रेशर जो है जेनेटिक कोड्स को ऑल्टर कर देता है, म्यूटेशन ले आता है, इतनी पावर होती है,
ठीक है, जो नेचर की फोर्स होती है, बात समझ में आ रही है, तभी जाके जो पीपल है, जो लोग हैं, वो फिट पॉपुलेशन का पार्ट बनने वाले होते हैं। इतना समझ में आया, ठीक है। तो अब क्या है, अब वो गोरे इसलिए हैं क्योंकि उनकी बॉडी ने मेलेनिन को डेवलप नहीं कराया, क्योंकि जो ऑलरेडी सनरेज आ रही थी, दे वर सर्विंग द पर्पस that was helping the body to survive in the environment। क्यों, अगर मेलेनिन होता बॉडी में ज्यादा, तो ऑलरेडी जो सनरेज आ रही थी, जितनी चाहिए थी, वो भी नहीं मिल पाती बॉडी को, ठीक है। बात समझ में, कुछ ना कुछ अमाउंट तो चाहिए ना बॉडी को सर्वाइव करने के लिए, सनरेज चाहिए ना, इतनी बात समझ में आ रही है। तो यही चीज है, इसीलिए उनके पास नैरो नोज है कॉकोसॉइड के पास, और वो गोरे हैं, ठीक है। और जो नेग्रोइड है, उनकी जो नोथल्ले हैं बड़े हैं, ब्रॉड नॉस्ट्रल्स हैं, ठीक है। और क्या है उनके पास डार्क स्किन है, ठीक है। तो जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है, इस तरीके से अपने पर्पस को सर्व करते हैं किसी पॉपुलेशन को फिट पॉपुलेशन का पार्ट बना रहने के लिए, ठीक है। अब क्या है, अब एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो चुकी हैं, जब पहले हुआ करती होंगी, जब ये फीचर्स डेवलप हुए होंगे, आज उनकी नीड ही नहीं है, बात समझ में आ रही है। तो पर आज उनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स चले आ रहे हैं, अब उस बेसिस पे आज के समय में उनको हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, यही बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। इतना समझ में, चलिए। When cold air passes through narrow passage of the nose, it becomes bit hot and protects the lungs. Fair skin is due to the low amount of pigment melanin, which helps the body with immediate absorption of sun rays containing vitamin D and thus reduces vitamin D deficiency। इतना कोई दिक्कत। अब हमको 1981 में क्वेश्चन बना था, जेनेटिक सिमिलरिटीज फार आउटवे द रेशियल डिफरेंसेस अमंग मैन। एक क्वेश्चन वहां बना था, मैनकाइंड इज वन, सिविलाइजेशंस आर मेनी। यही स्टेटमेंट है फ्रांस बोस की, सॉरी, यही स्टेटमेंट है फ्रांस बोस की, मैनकाइंड इज वन, इंसान तो सब बराबर हैं, पर सिविलाइजेशंस खूब सारी हैं, कल्चर्स के नाम पे सिविलाइजेशंस बनती हैं। मैं बताऊंगा, ये फ्रांस बोस ने बोला है, ये फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी हैं। जब ज्यूज का होलोकास्ट हुआ था, तब फ्रांस बोस वहां से निकल भागे थे और अमेरिका में जाके अपना इंसान के बारे में स्टडी करना स्टार्ट कर दिए थे, और वहीं से उनके एंथ्रोपोलॉजी के ग्लोबल भगवान बनने की कहानी स्टार्ट होती है। फ्रांस बोस, फ्रांस बोस इतना बड़ा नाम है कि उन्होंने बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट को भी ट्रेन किया। रूथ बेनेडिक्ट उन्हीं की स्टूडेंट हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और फ्रांस बोस ने कौन से 4 कॉन्सेप्ट दिए थे बताओ, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, और बताओ कल्चरल रिलेटिविज्म, हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म और फील्ड वर्क। ये चारों फ्रांस बोस का काम है, ठीक है। इसीलिए फ्रांस बोस को भगवान बोला जाता है अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी का। इंडिया का भगवान कौन है बताओ, इंडिया का भगवान है शरद चंद्र रॉय, एससी रॉय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्चर इज इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, मैं बताऊंगा, ये जूलियन स्टीवर्ट का है, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन बिफोर मैनी सर्वाइवल, ठीक है। और एनवायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए जो इंसान है वो बेसिक कल्चर्स डेवलप करता है, जिसके चक्कर में, जिसकी वजह से वो उस एनवायरमेंट में रहने के लिए अडेप्ट कर पाता है, ठीक है। मुस्लिम रिलीजन ओरिजिनेटेड, अब जैसे सपोज करो मैं बताता हूँ, मुस्लिम रिलीजन जो है ये ओरिजिनेट किया था अरब में, अरब रीजन, मतलब रेगिस्तान जो है, सऊदी अरब वाला रीजन, वहां पे ये ओरिजिनेट करा था, ठीक है। विच इज अ डेजर्ट, अब वहां का एनवायरमेंट कैसा है, डेजर्ट है, तो जो कल्चर्स बनेंगे वो डेजर्ट एडेप्टेशन बनेंगे। अब कल्चर्स क्या बने वहां पे, रोजा बना, नवाज बना। देखो रोजा और नवाज क्या है, भूखा रहना काफी टाइम तक, फिजिकल फिटनेस के लिए आवश्यकता है उसकी, ठीक है। बॉडी में ज्यादा फैट गेन ना हो, ठीक है। लेस मेटाबॉलिज्म, ठीक है। लेस हीट ऑफ बॉडी इन डेजर्ट, ठीक है, ठीक है। बात समझ आ रही है, मेटाबॉलिज्म कम रहे, फैट ज्यादा ना आए, बॉडी फिजिकली फिट रहे, इसीलिए रोजा और नवाज है, ठीक है। उस डेजर्ट एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए रोजा और नवाज इसीलिए बना, ठीक है। इतना समझ आ रहा है। अब हिंदू रिलीजन में जो ओरिजिनेट हुआ, गंगेटिक रीजन में ओरिजिनेट हुआ, गंगा के किनारे, ठीक है। और गंगा एक रिवर है, ठीक है, तो इसीलिए गंगेटिक बात एक रिचुअल बन गया। गंगा जो है वो गंगा माता हो गई, और गंगा में बात लेना या फिर अपने रिचुअल्स परफॉर्म करना इसलिए वहां पे जरूरी हो गया, क्योंकि गंगा जो अपना रिवर टोपोग्राफी है, जो रिवर टोपोग्राफी है, उसी में रिलीजन बना है हिंदू का, इसीलिए गंगा का अपना एक रिचुअलिस्टिक इंपॉर्टेंस है। गंगा क्या है, गंगा केवल एक नदी है, उसको कल्चर में उतारा है इंसान ने, ठीक है। बात समझ में आ रही है, इतना क्लियर हुआ। तो जो रिलीजन है, ठीक है, जो कल्चर है, रिलीजन एक कल्चर ही तो है, जो रिलीजन है, जो कल्चर है, इट इज एन एनवायरमेंटल एडेप्टेशन। जो नवाज है, रोजा है, वो बना जो डेजर्ट है, डेजर्ट इकोलॉजी में अडेप्ट करने के लिए, ठीक है। और जो हिंदू रिलीजन है वो बना, वो अपना रिवर टोपोग्राफी में अडेप्ट करने के लिए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसीलिए उस रीजन की, उस एनवायरमेंट की, उस रिलीजन में अपनी इंपॉर्टेंस हो जाती है, या उस एनवायरमेंटल फीचर की उस रिलीजन में अपनी इंपॉर्टेंस हो जाती है। इतना समझ में आया, ठीक है। दीज डिफरेंसेस आर डिजायरेबल एंड दे आर नथिंग बट अडेप्टेशन टू एनवायरमेंट, ठीक है। और क्या है ये डिफरेंसेस जो हैं, ये डिजायरेबल हैं। अब देखिए, अगर आप जो है फॉरेस्ट में रह रहे हैं, तो फॉरेस्ट का एनवायरमेंट, फॉरेस्ट की ज्योग्राफी और फॉरेस्ट के
फीचर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको मतलब बिल्कुल नहीं होगा कि कोस्ट में क्या चल रहा है, आपको मतलब बिल्कुल नहीं होगा कि सियाचिन में क्या चल रहा है, आपको मतलब बिल्कुल नहीं होगा कि अलास्का में क्या चल रहा है। जिस एनवायरमेंट में आप रह रहे हैं तो आप उसी एनवायरमेंट में रहने के लिए आप कुछ कल्चर्स बनाएंगे, तो आपके जो भगवान बनेंगे वो उसी एनवायरमेंट में बनेंगे। ठीक है, आपका जो भगवान कैसे बनेंगे, जैसे मैं बता रहा हूं ना कि आपने कुछ पेड़ों को भगवान मान लिया, कुछ जानवर जो उस रीजन में पाए जाते हैं उनको भगवान मान लिया। ठीक है, या आपने सूरज आपको दिखता है, ठीक है, या फिर आप उस जंगल से नदी बह रही है उसको भगवान मान लिया। ठीक है, जो नियमगिरी पर्वत की लड़ाई थी, एक ट्राइबल्स में नियमगिरी आया था ना, समता जजमेंट आया था, वहां पहाड़ था तो उस पहाड़ को भगवान माना गया था। ठीक है, तो उस एनवायरमेंट में रहने के लिए पीसफुली आप रिलीजन बनाते हैं, और रिलीजन मेजर तौर पे जहां से ओरिजिनेट करता है उसी एनवायरमेंट का फीचर होता है। इतना समझ में आया? आगे मैं रिलीजन में खोलूंगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल्चर एक इकोलॉजिकल एडेप्टेशन है, यहां से आप डाल सकते हैं। इतना क्लियर? दीज डिफरेंसेस आर डिजायरेबल एंड दे आर नथिंग बट एडेप्टेशन टू एनवायरमेंट। मैनकाइंड इज वन, बायोलॉजिकली वी ऑल आर होमोसेपियंस, जैसा हम जानते हैं हम सब होमोसेपियंस है। सोशली पीपल एवरीवेयर लिव इन फैमिली, आप देख लिए पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाइए, हर जगह लोग जो हैं वो फैमिली में रहते हैं। ठीक है, एंड हैव मैरिज इंस्टीट्यूशन, हर कहीं मैरिज है, शादी है। ठीक है, बात समझ में आ रही? ये ऐसा नहीं है कि लोगों ने इंटरेक्ट किया फिर बनाया मैरिज। मैरिज जो है एक पैरेलल कल्चर है। क्या है पैरेलल कल्चर? व्हाट इज पैरेलल कल्चर? या फिर पैरेलल कल्चर बताइए पहले। पैरेलल कल्चर होता है ईपीसी का कॉन्सेप्ट। ईपीसी मतलब सिमिलर एनवायरनमेंट, सिमिलर प्रॉब्लम, सिमिलर कल्चर। ठीक है, अब सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करना जरूरी था और कोऑपरेशन को बढ़ाना जरूरी था। ठीक है, इसीलिए मैरिज बना। ठीक है, मैरिज बना, सोसाइटी को आगे चलाने के लिए सोशलाइजेशन की आवश्यकता थी, फैमिली इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता थी, इसीलिए मैरिज बना। अब ये एनवायरनमेंट में रहने के लिए नीड्स थी, डिफरेंट एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम्स को सर्व करने के। प्रॉब्लम क्या था? कोऑपरेशन को बढ़ाना, कॉन्फ्लिक्ट को कम करना। तो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में डिफरेंट सेम प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और उन सेम प्रॉब्लम्स को सर्व करने के लिए सिमिलर तरह के कल्चर्स बन जाते हैं। तो लोगों ने डिफरेंट वर्ड्स में बिना इंटरेक्शन के सेम डायरेक्शन में सोचा और सिमिलर तरह का इंस्टीट्यूशन बना मैरिज, जहां पे एक महिला और एक आदमी, ठीक है, आपस में शादी करते हैं और जो बच्चे प्रोड्यूस होते हैं दे आर सोशलाइज्ड बाय देम और देयर फैमिली। ठीक है, जिसके चक्कर में वो पूरा इंस्टीट्यूशन जो है, जो सोसाइटी है उसकी नीड को सर्व करता है, सोशल स्ट्रक्चर। और ये किसका था? फ्रांस बोस का। इतना क्लियर हुआ? अब जो है वर्ल्ड में, इंडिया में डिफरेंट तरह के मैरिज भी पाए जाते हैं। तो मैरिज का इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सल तो नहीं है, पर मेजर तौर पे डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? लेकिन फैमिली का जो इंस्टीट्यूशन है वो यूनिवर्सल है। इतना क्लियर हुआ? चलिए आप आगे बढ़ते हैं। मैनकाइंड इज वन, बायोलॉजिकली वी ऑल आर होमोसेपियंस, सोशली पीपल एवरीवेयर लिव इन फैमिलीज एंड हैव मैरिज इंस्टीट्यूशन, कल्चरली पीपल एवरीवेयर बिलीव इन सम सुपरस्टिशियस पावर। ठीक है, कल्चरली जो है पीपल जो है वो बिलीव करते हैं सम सुपरनेचुरल पावर में। वाई जेनेटिक सिमिलरिटीज अमंग मैन? बिकॉज वी ऑल आर बेसिकली होमोसेपियंस। ठीक है, फीचर्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो मैनकाइंड इज वन की हम बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं सिविलाइजेशंस मेनी क्यों हैं। देखिए, इसमें आप बात करेंगे मल्टीलिनियर इवोल्यूशन ऑफ जूलियन स्टीवर्ट। मैं इसलिए बोल पा रहा हूं अभी क्योंकि ये मैं बता चुका हूं, ये मैं पढ़ा चुका हूं किसमें, थॉट्स में। अगर आपने नहीं देखा है तो दोबारा से देखिए जाके, समझिए। ठीक है, न्यू इवोल्यूशनिज्म का लेक्चर पढ़िए, क्लियर हो जाएगा वहां से। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, तो सिविलाइजेशंस आर मेनी में बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल एडेप्टेशन, टूल्स, गुड्स आर मेनी। ठीक है, अब कैसे होता है? डिफरेंट पीपल्स लिव इन डिफरेंट एनवायरमेंट। ये डायग्राम बना है बीच में, स्नो बना है, डेजर्ट बना है, कोस्टल एरियाज। अब डेजर्ट में जाइए, वाटर कंटेनिंग ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। स्नो में चाहिए कोट, चाहिए कोट्स पहनने हैं, हेड्स पहननी है, पश्मानी शॉल्स पहनने, इग्लू के हाउसेस हो गए। ठीक है, कोस्टल एरियाज में बोट चाहिए, कैनो चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंट एनवायरमेंट में डिफरेंट कल्चरल टूल्स इनोवेट होते हैं और उन कल्चरल टूल्स की मदद से, ठीक है, सिविलाइजेशंस बनती हैं। तो डिफरेंट एनवायरमेंट्स में डिफरेंट एनवायरमेंटल नीड्स हैं, उन एनवायरमेंटल नीड्स को सर्व करने के लिए डिफरेंट कल्चर्स बनेंगे, उन कल्चर्स की मदद से सिविलाइजेशंस बनती हैं। सिविलाइजेशंस आर द स्टैंडर्डाइज्ड कल्चर्स द पीपल ऑफ द रीजन्स आर परफॉर्मिंग और आर प्रैक्टिसिंग। इंडस वैली सिविलाइजेशंस में कल्चर्स का स्टैंडर्डाइजेशन हुआ। ठीक है, कल्चर्स जो है ऑर्गेनाइज्ड हुए। जब ऑर्गेनाइज्ड और स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं कल्चर्स, तब वो सिविलाइजेशंस बनती हैं। सिविलाइजेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ कल्चरल इनोवेशंस। ठीक है, और कल्चर्स के स्टैंडर्डाइजेशन से ही सिविलाइजेशंस का उदय होता है। तो फ्रांस बोस का ये कहना कि मैनकाइंड इज वन बट सिविलाइजेशंस आर मेनी, ये अपने पर्पस को सर्व करता है। बात समझ में आई? तो मल्टीलिनियर इवोल्यूशन यहां से आप डालेंगे जूलियन स्टीवर्ट का। सिविलाइजेशंस आर मेनी समझ में आया? ठीक है, और आगे बढ़ते हैं।
एक मैं बता रहा था ईपीसी पैरेलल कल्चर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसमें और समझ लेते हैं। आपको मैरिज के फॉर्म में मैंने आपको बताया ईपीसी हर जगह लगता है। ईपीसी याद रखना, सिमिलर एनवायरमेंट, सॉरी डिफरेंट एनवायरमेंट, ठीक है। क्या मैं बोल रहा हूं, ये बोल रहा हूं कि डिफरेंट लोकेशंस हैं, ठीक है। एक लोकेशन ये, एक लोकेशन ये, कोई इंटरेक्शन नहीं आपस में, इन दोनों लोकेशन में कोई इंटरेक्शन नहीं, इनका एनवायरमेंट लगभग सेम है, ठीक है। एनवायरमेंट सेम है तो सिमिलर तरह की प्रॉब्लम्स है तो सिमिलर तरह के कल्चर्स बन जाते हैं। मेरे साइड से जोड़ना कि सिमिलर तरह की कैपेसिटी भी होनी चाहिए इंडिविजुअल्स के पास, ठीक है। अब देखिए, जैसे सपोज करिए फ्लड प्लेन्स हैं, कहां के, ब्रह्मपुत्रा के, तो ब्रह्मपुत्रा के फ्लड प्लेन्स हैं और अमेजन नदी है कहां पे, साउथ अमेरिका में, वहां पे फ्लड प्लेन्स हैं, तो सिमिलर फ्लड प्लेन्स हैं, तो वहां पे बाढ़ भी सिमिलर तरीके से आ रही है, बार बार आ रही है, कंटिन्यूअस आ रही है, तो लोग भी गरीब हैं, लोगों के पास कैपेसिटी नहीं है उस बाढ़ से लड़ने के लिए, तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने बंबू के पेड़ उखाड़े, बंबू होता है, बंबू पाया जाता है, तो बैम्बू उखाड़ा या फिर पेड़ उखाड़े, ठीक है। और पेड़ों से मदद से उन्होंने अपना रेस प्लेटफॉर्म बनाया, जो भी वो घर बनाते हैं उस रेस प्लेटफॉर्म पे बनाते हैं ताकि बाढ़ उनके घरों को बहा के ना ले जाए, ठीक है। तो ये जो कल्चर्स बने, ठीक है, डिफरेंट लोकेशंस विदाउट एनी इंटरेक्शन, दे आर मेकिंग सिमिलर कल्चर्स, ठीक है। ये क्या है, ये दिखा रहा है यूनिकनेस इन द माइंड, जो माइंड है, ठीक है। डिफरेंट एनवायरमेंट है पर सिचुएशन सिमिलर है, तो सेम तरीके से सोच रहा है, ठीक है। तो यही है मैनकाइंड इज वन को सिग्निफाई करना, ठीक है। याद हो गया था ना, तो हम यही पढ़ रहे थे पैरेलल कल्चर में, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं, जो रेशियल डिफरेंसेस हैं, स्किन कलर हो गया, नोज फॉर्म हो गई बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल एडेप्टेशन, बता चुका हूं। डिफरेंसेस जो हैं या तो बायोलॉजिकल आपको दिख ही रहे हैं, जो रेस के फॉर्म बता रहे हैं, आपको कल्चरल बेसिस पे भी आपको डिफरेंसेस दिख रहे हैं। ये क्यों हैं, दे आर एनवायरमेंटल एडेप्टेशन एंड दे आर इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बाय जूलियन स्टीवर्ट, मल्टीलिनियर इवोल्यूशन। जो बायोलॉजिकल है दिस इज एनवायरमेंटल एडेप्टेशन, जो कल्चरल है वो सिविलाइजेशन इज मैनी, सिविलाइजेशंस आर मैनी, मतलब इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ बाय जूलियन स्टीवर्ट, मतलब बेसिक क्वेश्चन बिफोर मैनी सर्वाइवल, मतलब मल्टीलिनियर इवोल्यूशन, मतलब ईपीसी, एनवायरमेंट, प्रॉब्लम और कल्चर, इस बेसिस पे हमको आंसर लिखना होगा। सिमिलरिटीज ज्यादा हैं, डिफरेंसेस कम हैं, तो सिमिलरिटीज पर फोकस करो और डिफरेंसेस को एक्नॉलेज करो और इस बात को तवज्जो दो कि सारे मैन बराबर हैं, मैनकाइंड इज वन है। इतना समझ में आया। इससे आता है टॉलरेंस। क्या आता है, समाज में टॉलरेंस आता है, लड़ाइयां कम होती हैं, कन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। यही तो पर्पस है एंथ्रोपोलॉजी में या फिर सोसाइटी का। किसी सोसाइटी को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, कन्फ्लिक्ट्स को कम करो, कोऑपरेशन को बढ़ाओ, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।